ये आंकड़ों का भ्रमजाल, आंकड़ों का भ्रमजाल पांचवी अर्थव्यवस्था की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसकी हकीकत कुछ और है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आंकड़ों का आप कुछ वेब बना देते हैं और उसके पीछे फिर आप एक्चुअल अर्थव्यवस्था आप बताते नहीं है, उसी आंकड़े में छुपाते रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स से आप कहते हैं कि ये आप समझिए और बोलिए कि ये बात अच्छा चल रहा है। मैं इसकी शुरुआत, एक तो मैं मेरे एक मित्र हैं, मैं हर सेशन में ये कहता जा रहा हूं, वो शेर व शायरी का उनको बहुत शौक है, वो हर हर सेशन के लिए एक शेर भेज दे रहे हैं और उनका इसरार है कि आप उस सेशन में वो शेर पढ़ दीजिए, क्योंकि उसकी उस सेशन की वो जिस्ट है। तो इस सेशन के लिए उन्होंने शेर भेजा है। रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। तो खैर, ये उनका कहना है अर्थव्यवस्था के लिए कि ये अर्थव्यवस्था अखबार में तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन वो बाहर आ नहीं रही है। प्रोफेसर संतोष, मैं शुरुआत आपसे ही समझने के लिए शुरू कर रहा हूं। पहले एक प्लानिंग कमीशन था, उसको चेंज करके अब एक नीति आयोग आ गया। पहले हम लोगों को प्लानिंग कमीशन का ये था कि भाई 5 साल का वो होता था, ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकंड, फिर इस समय तक ये पूरा होगा। अब एक जैसे एक स्पिरिचुअल आध्यात्म एक होता है जब आप टाइमलेस हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी टाइम फ्रेम को खत्म कर दिया गया है, वो अध्यात्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अमृतकाल, अब आप अमृतकाल समझते रहिए। फिर वो कर्तव्य काल, उसको चेंज किया गया। हालांकि मेरे हिसाब से कर्तव्य काल का मतलब यह है कि आपको जल्दी ही नागरिक से प्रजा बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब बजट नहीं होता है, अब बजट में लंबे साल होते हैं कि अगले 5 साल में ये खर्च करेंगे, अगले 10 साल में ये खर्च करेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप पिन पॉइंट ना कर पाइए, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे उसमें जो हमारी जो संतोष, आपसे जो समझना है कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आपने स्टैटिस्टिक्स देना बंद कर दिया, आंकड़े देने बंद कर दिए, और आप बताना ये चाहते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप इसमें कुछ पूछिए तो आप उल्टे आप खुद से प्रश्न होने लगेंगे। पहली बात इसी पे जरा आपसे समझ लें कि अर्थव्यवस्था को एक रोजी पिक्चर देना और एक्चुअल हालात में बहुत फर्क है। जी, आवाज आ रही मेरी? बहुत अच्छी, लाउड एंड क्लियर। ओके। देखिए, एक एक करके मैं, आपने जो कई मुद्दे उठाए उन पे मैं जी करता हूँ शुरुआत। अर्थव्यवस्था कैसी है वो तो हम पूरा घंटा भर आपके संग चर्चा करेंगे, उस पे आते हैं। मगर शुरुआती एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरीके से शुरू हुई थी, और जो संस्था उसके लिए जिम्मेदार थी उसका नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। उस योजना आयोग में मैंने 8 साल बिताए, 2006 से 2014। और हालांकि वो उतनी कामयाब संस्था नहीं थी जितनी मैं उम्मीद करके आया था, मगर वो फिर भी एक कामयाब संस्था थी। मैं डंके की चोट पे ये बात आज कह रहा हूँ, क्योंकि पहली जनवरी 15 को उसका खात्मा कर दिया इस सरकार ने। अब आप ये बात समझिए कि एशिया में हमारा देश, बड़े देशों की बात करें या छोटे भी देशों की बात करें, एकमात्र ऐसा देश रह गया है जिसमें इस प्रकार की संस्था बची ही नहीं। इस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। तो आप ये सोच सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की सोच है क्या। ये मतलब इतना घातक इनका निर्णय था कि इसका असर ये हुआ कि जो अर्थव्यवस्था 8% सालाना पे की विकास दर पे ग्रो कर रही थी 2004 और 14 के बीच में, उसकी विकास दर कम हुई, उसमें रोजगार पैदा करना कम किया, और जब रोजगार कम हुआ तो उसके बाद बेतरतीब इन्होंने 2-3 कदम लिए जो इस अर्थव्यवस्था को और उसने आघात पहुंचाया। कौन से कदम?
सबसे पहले नवंबर 8 2016 में नोटबंदी का, चलिए वो उससे जो छोटी और मध्यम वर्ग की जो इकाइयां थी और सूक्ष्म इकाइयां थी, भयंकर आघात हुआ, असंगठित क्षेत्र पे भयंकर आघात हुआ, कृषि पर आघात हुआ, और उसके बाद जीएसटी लागू कर दी बेतरतीब, बिना कायदे से उसकी टेस्टिंग किए हुए। इन सब चीजों का असर ये हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट, हमारी जो विकास दर है, उसमें निरंतर कमी आती चली गई। तो जो निरंतर कमी आती चली गई, उसका खमियाजा हमारी आम जनता ने भुगता, रोजगार कम पैदा होने लग गया। ऐसे समय जब युवा ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे चले जा रहे थे और वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे थे, कार्यबल ज्वाइन कर रहे थे और रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में ढूंढ रहे थे। भाई देखिए, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का आम आदमी के लिए अर्थ ये होता है कि वो कृषि से निकल करके उद्योग में उसको काम मिले, उसको कंस्ट्रक्शन में काम मिले, उसको आधुनिक सेवाओं में काम मिले, बैंकों में, इंश्योरेंस फंड्स में, एयरलाइंस में, रेलवेज में इत्यादि। मगर उसमें रोजगार कम होता चला गया क्योंकि विकास दर में कमी आई। और इसका एक मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा कारण ये है कि जो इतना महाकाय देश है उसमें प्लानिंग के बिना ये काम करना आसान नहीं होता है। आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये कि चीन ने भी आर्थिक सुधार किए थे 1980 के से शुरू करके। हमने वही आर्थिक सुधार, उससे मिलते जुलते आर्थिक सुधार हमने 1991 में शुरू किए। तो 10-11 साल का उनके पास हमसे वो आगे वैसे ही थे। ताज्जुब की बात यह है कि वो एक प्लान्ड इकोनॉमी हुआ करते थे और उसको वो मार्केट इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे, तो उसकी ओर वो अग्रसर जरूर हुए। मगर ये जानना जरूरी है कि उनकी प्लानिंग कमीशन आर्थिक सुधार होने के बाद और मजबूत की गई और सुदृढ़ हुई, और उनकी पूरी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी वो उनके प्लानिंग कमीशन से चालू होती थी। और आज अगर चाइना फैक्ट्री एशिया है और उनकी विकास दर जो है सो है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण वो संस्था है। वो संस्था की मैंने देखा है, बिल्डिंग बड़ी जबरदस्त है, उस बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने लोकेटेड है बीजिंग में। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमजोर है, प्लानिंग कमीशन ज्यादा मजबूत है। मैं अपनी बात यहीं पर अभी खत्म करता हूं इस दौर में। जी, मैं फिर से आता हूं आपके पास। मैं जब ये हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये भी दर्शकों को और ये हमको आपको समझना होगा। एक भाई साहब आए हैं, उनका नाम है युग राजपूत, वो युग के राजपूत हैं। वो कह रहे हैं, अब वो बार बार पूछ रहे हैं, राम मंदिर पर अगर आतंकवाद का हमला हो तो आप और कांग्रेस के पास क्या उपाय हैं? मतलब मुझे ये भी समझ में आता, अगर कोई ये कहता कि इस देश पे हमला हो, कोई ये कहता कि दुनिया पे हमला हो। अब वो मतलब ये जो देश में एक नया एक चला है ना, और खास करके जो हमारे घर के और हमारे बच्चों को इस तरह की लाइन पे लेना, सिर ना पैर। राम मंदिर पे अगर आतंकवाद का हुआ हो तो आपका क्या, आपके पास क्या हुआ है? अब आप इसमें कहिए कि नहीं मैं पैटर्न टैंक लेके जाऊंगा, तो मैं लगा, तो तुम क्यों नहीं लेके आओ? अब इसी पे बहस करिए। मतलब ये जो डिरेल करने की मास्टरी सिखाई गई है मतलब एक इस समय की जो सरकार है, इसको तो प्रणाम करना चाहिए। क्या लोग हैं भाई। खैर, राजीव रंजन साहब, बहुत बेसिक सी बात यह है कि दावे बहुत हो गए, खूब दावे होते हैं, रोज पेपर में निकलता है। पेपर पढ़ के हम लोगों को भी लगता है क्या ऐसा। मेरा गांव से संबंध है, मैं कोई गांव रहता नहीं हूं, लेकिन मेरा गांव में जमीन है, आता जाता हूं, कुछ खेती होती है, उसको कुछ देखभाल करता हूं कोई, लेकिन जो गांव से कनेक्ट है। एक दावा होता है बहुत बड़ा, स्वच्छता के नाम पे कोई टॉयलेट सब जगह बन गए हैं। मैं गांव जाता हूं तो लोग आज भी वो जो लोटा लेके मैदान जाते हैं, आज भी मैदान जाते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं आदत की वजह से, लेकिन कुछ जगह आदत भी है, कुछ जगह समस्या भी है, लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मान लेना कि पूरी देश में ये हो गया। दूसरा, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि रिफिल बनाने की दिक्कत है।
आवास, मतलब इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में खड़े होकर ये कहता है कि इस हिंदुस्तान में हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी, हर तीसरे दिन पे एक ITI, और इस तरह की बातें करते हैं, तो भाई आप मान लीजिए आपकी रीच ज्यादा है, आपको 10 लोग सुनते हैं, मुझे 2 लोग सुनते हैं, तो उनको लगता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कह के आए हर हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। इस तरह के आंकड़ों से राजीव रंजन जी, पहला एक तो ओवरऑल अगर एक पिक्चर आप दे दीजिए कि आंकड़े और उसमें यथार्थ में कितनी दूरी है, और इस पे भी कैसे, मतलब हाउ टू, इसको आप कैसे रोकेंगे, इसको आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि असलियत क्या है? राजीव रंजन साहब। धन्यवाद पहले तो मुझे बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। देखिए, जो सबसे बड़ा इंडियन इकोनॉमी के साथ में प्रॉब्लम है, यहाँ तो संतोष मेहरोत्रा जी प्रोफेसर साहब हैं, जो हु इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लेबर इकोनॉमिस्ट, है ना, तो उस पर मैं ज़्यादा बात करूँ ये ठीक नहीं रहेगा, सर्कलिंग छोड़ता हूँ मैं। बट आप ये समझिए कि देखिए क्या हो रहा है, जो गोल्डन इक्वेशन है जिससे हम इकोनॉमी को पूरी तरीके से नापते हैं, है ना, दैट इज C+I+G ब्रैकेट में X-M, आई मीन कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, अगर आप ये गोल्डन इक्वेशन के चारों जो मैट्रिक्स हैं, इसको यदि आप देखोगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट को यदि हम छोड़ दें तो बाकी हर तरफ जो है ना, उसमें हमने एक डिप ही देखा है। कंजम्पशन जो है, जो इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन रहा है, मतलब आप समझ लीजिए FY 9-10 जो मनमोहन सिंह जी की जो सेकेंड जो ये था टर्म जो था, उस टाइम में जो इंडिया का कंजम्पशन का जो फिगर था, ठीक है, उस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका जीडीपी में जो शेयर था दैट वाज 54.7%, जो बढ़ के 61.3 हुआ FY 21 तक आते आते। बट पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली उसमें डिक्लाइन आया है, 61.3% से अब जाके वो घट के 60.5% आ गया है। ओके, सेकंड, यदि ऑल इज वेल है इंडियन इकोनॉमी में, यदि सारी चीजें ठीक हैं, तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार का जो डेट है वो ट्रिपल क्यों हो गया है। इट हैज ट्रिपल्ड इन लास्ट 9 ईयर्स। 1948 से लेके 2014 तक जो भारत सरकार ने जो डेट लिया था वो 55 लाख करोड़ हुआ था, जीरो से लेके 55 लाख करोड़ तक गया था। 2014 से लेके 2023 तक ये डेट 55 लाख करोड़ से बढ़ के 155 lakh crore चला गया। So if all is well, then why your debt has tripled in last 9 years? Number one. Number two, if all is well, तो आज टमाटर जो है वो अनार और अंगूर के दामों के साथ कंपटीशन क्यों लगा रहा है? आज आप देखिए जो जनता को, आम जनता को जो चीजें इंपैक्ट करती हैं, आज टमाटर 150 के पार चला गया है, मिर्ची 200 के पार चला गया, अदरक 250 के पार चला गया है, और मार्केट से धनिया और लहसुन तो गायब ही हो गए। तो इफ ऑल इज वेल, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो क्यों नहीं ठीक से सेट हो पा रहा, जो आम आदमी की जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को टच करता है। यदि इफ ऑल इज वेल, तो इंडिया का आप ये समझिए कि जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए विज विज कॉर्पोरेट ग्रोथ, वो उस रफ्तार से क्यों नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट एक तरफ से ग्रो हो रहे हैं बहुत ही फास्ट, जबकि जीडीपी का ग्रोथ, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जिसमें हम इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं, वो नहीं हो पा रहा। इफ ऑल इज वेल, देन इंडिया के 80 करोड़ पॉपुलेशन को, यानी 61% पॉपुलेशन को आपको सब्सिडाइज या फ्री फूड देने की क्यों जरूरत पड़ रही है। इफ ऑल इज वेल इन इंडियन इकोनॉमी, देन व्हाई $48 billion इज बीइंग स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वेलफेयर स्कीम्स। ये सारी चीजें इंगित करती हैं, एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि हम विश्व की महाशक्ति हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अपने देश के 80 करोड़ जनता को सब्सिडाइज फूड देते हो। आप अगर सारी चीजें ठीक है, सुचारू रूप से चल रही है इकोनॉमी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर जो है वो दहाई के आंकड़े को छूने का प्रयास क्यों कर रहा है। लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो 46% से 40% पे आ गया है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो 19 मेहरोत्रा साहब अच्छे से बताएंगे, सर तो उसके एक्सपर्ट है, बट 1979 से लेके आज तक 16 से 18% के बैंड में झूल रहा भी 17% है, जबकि यही वियतनाम वॉर 1973 में खत्म हुआ, उसके बाद में वियतनाम का आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% हो गया है। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, आज उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 21-22% है, जबकि 1979 से, मेरे जन्म के पहले से, आप ये समझ लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 16 से 18% के बैंड में ही घूम रहा है, नीचे गया है, ऊपर नहीं गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो हमको आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या वो आंकड़े सही हैं, नंबर 1, और यदि सही है तो सिर्फ एक सिलेक्टिव आंकड़े ही आपको दिखाए जा रहे हैं, और जो बताया जाना चाहिए वो आपको नहीं बताया जा रहा। नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो आपने अपने पिछले डिबेट में भी कहा, इस सरकार की खासियत क्या है? इस सरकार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है नॉन ट्रांसपेरेंसी। आप चाहे इकोनॉमिक डाटा की बात हो, चाहे राजनीतिक मुद्दों की बात हो, यहाँ पे जो सत्ता के शिखर पे बैठे हुए लोग हैं, वो जब जवाब देने की, जवाबदेही का मौका आता है, तब वो सारे लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वो जो इश्यूज को हेड ऑन जो फेस करना चाहिए, वो फेस ऑन ना करते हुए वो इधर उधर दाएं बाएं घूमेंगे या सामने ही नहीं आएंगे। यही जो टेंडेंसी है, या देश के लिए सबसे बड़ी घातक हो रही है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोशल स्टेबिलिटी हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। जो एक बहुत बेसिक बात जिसके लिए बात भी हो रही थी, और आप तो लगातार अपने आप इस पे आपने मालूम नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं, लोगों को विश्वास नहीं रह गया है कि ये जो आप आंकड़े देते हैं ये आप घुमा फिरा के देते हैं, ट्रू पिक्चर नहीं आती है। मैं थोड़ा इसलिए इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपसे समझने के लिए कि आपने सरकार के टेबल के उस तरफ बैठ के भी देखा, टेबल के इस तरफ भी बैठ के देखा, और अब पढ़ाने का काम भी करते हैं। ये जितनी, मुझे एक बड़ा कारण एक और लगता है कि विषमता बढ़ती जा रही, इनइक्वालिटी। मेरा ड्राइवर है, मेरे साथ आया है, आज सुबह ऐसी बात कर रहा था, तो उसने कहा कि नहीं बच्चा अभी स्कूल मेरा नहीं गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं गया? तो स्कूल की फीस तो 650 रुपए है जिस भी स्कूल में, और बच्चा छोटा है, पहली मतलब फर्स्ट में ही शायद जाता है। कहने लगा लेकिन स्कूल आने जाने का 1700 रुपए वैन वाला या वो जो ऑटो वाला है वो ले रहा है। तो कहना वो 1700 जमा नहीं किया था, वो आज जाके जमा किया है, तो मंडे से जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आंकड़े कुछ कहिए, आप कहिए कि ये इतना हो रहा है, सबको सबका साथ सबका विकास करते रहिए, लेकिन रियलिटी तो ये है ना। और 1700 रुपए बड़े हैं, चूंकि वो शायद ड्राइवरी कर रहा है इसलिए वो ये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बाकी कितने लोग कर पाएंगे? जो मूल बात जो राजीव रंजन साहब ने उठाई, आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि 80 करोड़ को फ्री राशन, क्या ये एडमिशन नहीं है कि हमारे लोग और गरीब होते जा रहे हैं? पिछले ये रफ्तार गरीब होने की और तेज हो गई है। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाहूंगा, और आंकड़ों पे कैसे विश्वास करें, कहां से सही आंकड़े लाएं, कौन बताएगा इस आंकड़े को कि ये सही है गलत? जी, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत आभार, आपने आमंत्रित किया। और टॉकेथन वास्तव में ही आज सारा दिन चर्चा का विषय है भारत के अंदर। सिर्फ मैं ही नहीं सोच रहा हूं, बल्कि लाखों लोग इसे सुबह से देख रहे हैं, और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। तो आपका अभिनंदन उसके लिए, और आपके पूरे चैनल का, सभी सपोर्ट स्टाफ का भी अभिनंदन है इसके लिए। बात आपने की असमानता की, बात असमानता की हो या हर 4 में से एक पुरुष जो नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, ढूंढना छोड़ दिया है, 5 में से एक ने, या हर 5 में से 4 महिलाएं जो नौकरी नहीं करती हैं या ढूंढती नहीं हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं आज की डेट में, आप जिस मर्जी कोण से देख लीजिए, अल्टीमेटली सारी चीजें एक कोण पर आकर फिट हो जाती हैं कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए रोटी जुटा पाता हूं? क्या मैं अपने घर में, अगर मुझे 5 किलो राशन मिल गया, तो मुझे उसके साथ खाने के लिए जो दाल और सब्जी चाहिए वो मिल पाती है? क्या मैं खाने का तेल खरीद सकता हूं? क्या मैं उसके साथ जो बाकी मसाले हैं वो खरीद सकता हूं? और आपके साथ ही मैंने एक प्रोग्राम किया था
मिल्क के ऊपर, जहां भारत सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है दुनिया का, लेकिन जब 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत की अगर एक पाव दूध भी दिन में ना खरीद पाए तो वो बच्चों को क्या देगा? तो सारी चीजें वहीं आकर टिक जाती है ना। अल्टीमेटली जो बढ़ती हुई असमानता है, और कुछ लोगों के पास अथाह पैसा और कुछ के पास कुछ नहीं। मुझे वही पुरानी आवारा और श्री 420 फिल्म याद आ जाती है, जहां बड़े बड़े सेठों की कोठियां होती हैं और उसके पास मुंबई में हजारों झोपड़पट्टियां दिखाई जाती हैं, और वहां पर मस्ती में राज कपूर साहब एक आधा गीत भी गा लेते हैं। तो मुझे उस 1950 के दशक की परिस्थिति में और उस असमानता में और आज की असमानता में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना कि उस कोठी की जगह पे आज एक कुछ बड़े बड़े 40-50 मंजिला मकान एक ऐसा खड़ा हुआ है जिसके अंदर 5 आदमी रहते हैं, और उसके आसपास झोपड़पट्टी की एक ऐसी कतार है। जब आप हवाई जहाज से कभी लैंड करते हैं बॉम्बे के सांता क्रूज एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपको ऑफ कोर्स अब छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम है, तो आपको सिवाय झोपड़पट्टी के कुछ नजर नहीं आता है वहां पर। ये भारत का चेहरा है, ये उसका आईना है। आप देश की समृद्धि के आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, आप जितने मर्जी सड़कें बना लीजिए, हाईवे बना लीजिए, आप जितने मर्जी नई फैक्ट्रियां लगा लीजिए, आप जो भी करेंगे, ये सारी स्ट्रीम्स अल्टीमेटली एक जगह जाके वहां फाइनल सागर में मिलती हैं, जिसका एक फाइनल आउटकम है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आप जो फिगर सरकार देती है, आप मैन्युफैक्चरिंग को ले लीजिए, आप सर्विसेज को ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर को ले लीजिए, आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, इन सब की परिणति जो होती है अल्टीमेटली वो जीडीपी ग्रोथ में होती है। अगर सारी चीजें इतनी शानदार हैं, इतनी चमकदार हैं, तो फिर पिछले 9 सालों का आपका जीडीपी ग्रोथ का एवरेज 6% से कम क्यों है? अगर ये सारी चीजें सेम थी, मैं ये नहीं कहता कि मनमोहन सिंह कोई बहुत उनका लास्ट के 4-5 साल बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका 10 साल का एवरेज 7.06% है, और ये भी तब की जबकि उन्होंने बेस ईयर चेंज किया था और उनका जीडीपी ग्रोथ कम कर दिया था, अपना बढ़ा दिया था। अब कौन इस बात को यकीन करेगा जो राजीव ने बात की या आपने बात की? एक ड्राइवर जो है अपने बच्चे के लिए बस का भाड़ा नहीं दे सकता है। आज मार्केट के अंदर हाल ये है कि मुझे यकीन नहीं आता कि जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रहे हैं ये कहां से सच लगता है, कौन से कोने से सच है। मेरी दवाइयों का खर्चा बढ़ चुका है। वो डॉक्टर जितने पैसे जो 1.5 साल पहले लेता था, आज उसकी फीस डबल हो चुकी है। स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके जो 650 की फीस होगी तो उसके ऊपर कम से कम 6000 के दूसरे खर्चे हैं, जिसमें बस के खर्चे हैं और ना जाने कौन कौन सी फीस ले लेते हैं। वो किताबें सारी की सारी जो लेकर आते थे स्टेशनरी की, जो 2000 में आती थी, आज 5000 के अंदर आती है। पेपर इतना महंगा हो चुका है। कौन सी ऐसी एक वस्तु है जो मार्केट में महंगी नहीं है, और कौन सा प्राइस इंडेक्स है जो उसको फैक्टर इन कर रहा है आज इंडिया के अंदर? और फिर इस महीने आप देखेंगे इतनी ज्यादा महंगाई है सब्जियों में, दालों में, अनाजों में, दूध में। अब जब आप 11-12 तारीख को जब सीपीआई आएगा तो उसमें कहा जाएगा एक मामूली सी बढ़ोतरी हो गई है, हो सकता है 4.27 से 4.37 हो जाए, बट वी आर रीलिंग अंडर द प्रेशर। हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारी जो सैलरीज हैं, जो इनकम्स हैं, वो तो स्टेगनेंट है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब हमारा उन चीजों में चला जाता है जो हम नहीं चाहते। अभी एक हफ्ता पहले कुछ डेटा आए हुए थे जिसमें बताया गया था कि आपके पूरे जो महीने में आपके पास जो पैसा आता है उसका ऑलमोस्ट 10-11% अब आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। यानी कि जो सरकार की वो सारी स्कीमें जो आपको एश्योरेंस दिलाती हैं कि आप अस्पताल में जाके इलाज करवा लो, वो सब पेपर के ऊपर धरी हुई हैं। आप एक के बाद एक गांव में जाइए, कौन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो आपको सर्विस देते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि जब हर चीज इतनी महंगी है, दूध के दाम 50% एक साल में 40 से 60 रुपए से ऊपर हो गए, आटा तेल चावल के अंदर 40 से 50% का इन्फ्लेशन है, ये चीजें फैक्टरिंग क्यों नहीं होती हैं? पर हमें लोगों को गिफ्ट सिटी के चमकदार शानदार होने का हम उनको चीजें दिखाते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। हम रोज कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 82 करोड़ को हम 5 किलो अनाज देके उन्हें मरने से बचा रहे कि भूख से ना मर जाए। हमारी एमएसएमई की कमर आज तक टूटी हुई है सर, वो आज तक ऊपर नहीं आई है। कमाल की बात है ना। डेट जो कि राजीव ने बात की,
और हम लगातार इसके बारे में दिसंबर से बात करते आ रहे थे। हमारी जर्नी 55 लाख करोड़ से स्टार्ट होती है और हम 173 लाख करोड़ पे आ जाते हैं। यानी कि 7 पुश्तें हमारी मर जाएंगी ये कर्जा चुकाते चुकाते। 65 सालों में कर्जा 55 लाख करोड़ हुआ था और अब 173 लाख करोड़, यानी कि मार्च 2024 में हो जाएगा। ये तो लेते चले जा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और घी पी रहे हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। ये जितनी भी सारी चीजें इनकी जो है ना, वो चकाचौंध वाली चीजें हैं। ये आपको एक नया शाइनिंग इंडिया दे रहे हैं, लेकिन उस शाइनिंग इंडिया के पीछे का जो छुपा हुआ काला सच है, जो गरीबी का है, जो लोग असहाय हैं, जिनके पास इनकम नहीं है, वो क्या करेंगे साहब। अभी हर चीज की कंजप्शन कम हो रही है। अभी राजीव ने भी कहा, मैं प्रोफेसर साहब को भी सुन रहा था यहाँ पर, मैं रुद्रा साहब को भी, तो एक चीज समझ में नहीं आती कि लोग इतने पैसे कहां से जुटाएं कि वो 2 वक्त का खाना खरीद पाए। एक आम जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसका 80% पैसा जो है सिर्फ रोटी पानी की चीजों में निकल जाता है, 20% बचता है, वो क्या ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करेगा। हमारे प्रधानमंत्री आजकल आटे की बात नहीं करते, आटा छोड़ के डाटा की बात करते हैं कि पहले 300 रुपए का जीबी था, अब इतने रुपए के अंदर 1 जीबी मिलता है। हम क्या जीबी खाएंगे क्या, या डेटा खाएंगे क्या हम अल्टीमेटली। आप किससे कंपेरिजन किसको कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट की भाषा में हमेशा कहते हैं कि एप्पल्स कांट बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस साहब, लेकिन ये हमेशा कंपेयर करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी कभी घर से निकलकर सब्जी खरीदने गए हैं क्या उन्होंने दाल चावल खरीदा है कभी, या उन्हें पता है पेट्रोल के दाम क्या होते हैं। क्या उन्होंने 20-22 साल से कभी अपनी कार का दरवाजा खोला है, उन्हें मालूम है कि कार का दरवाजा कैसे खोला जाता है। क्या अपने हाथ से कभी पानी का एक गिलास भरा है उन्होंने, क्या कभी 1 कप चाय उन्होंने अपने हाथ से बनाई है 20 सालों में। उन्हें मालूम है कि ड्राइवर को पैसे कितने देने पड़ते हैं अगर रखना चाहे तो। क्या उनको मालूम है कि ये एक दाल के रेट क्या है और धनिया के रेट क्या है। उन्हें कहां से पता लगेगा साहब। उनकी तो आम आदमी के साथ कनेक्ट ही नहीं है, वो तो जमीन पे रहते ही नहीं है, हवा में ज्यादा रहते हैं सब, तो उन्हें रेट कैसे पता लगेंगे, आम आदमी का दर्द कहां से जानेंगे वो। और असमानता वो तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है। डेटा तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करें सर, डेटा से पेट तो भरता नहीं। और आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से पेट नहीं भरता। रोज नए नए आंकड़े आते हैं, आप चाहे इकोनॉमिक पेपर उठा के देखिए, रोज नए नए आपको आंकड़े मिल जाएंगे और सारे आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसा है। और एक व्यक्ति मुझसे पिछले हफ्ते एक बात कर रहे थे, वो कहते हैं देखिए अब तो हम G7 के साथ बैठते हैं, G7 का हमारे साथ गुजारा उनका होता नहीं है, हमें साथ में बिठाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक आम आदमी के हिसाब से कह रहा हूं मैं, प्रोफेसर साहब तो बड़े विद्वान है, मेरे सामने बैठे हैं, राजीव भी बैठे हैं, बड़े विद्वान है, ब्रजेश जी भी और आनंद जी भी। मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है G7 क्या होता है। बोलते हैं हाँ मालूम है ना। मैंने कहा बताइए क्या है। कहते हैं G7 बड़े अमीर कंट्री हैं और ये सारे अमीर कंट्री जो कि अमेरिका कनाडा जो अपना नॉर्थ अमेरिका में है, 4 यूरोप में और 1 जापान है, जिसमें इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और ब्रिटेन है, हम इनके बराबर जाके बैठते हैं, हमको बराबर बैठाते हैं। मैंने कहा कुछ फर्क है उनमें हमें। बोलता कोई फर्क नहीं है, हम उनके बराबर हैं। मैंने कहा नहीं एक फर्क है, आज मैं बता देता हूं आपको। कहता है वो क्या। मैंने कहा अगर फर्क नहीं होता था हम G7 की जगह G8 के मेंबर बन जाते थे। कहता वो क्यों। मैंने कहा ये G7 जो है ना, ये डोनर कंट्रीज हैं, डोनर कंट्रीज हैं। ये IMF, वर्ल्ड बैंक, IDB, AIB से लोन नहीं लेते हैं, ये लोन देते हैं सबको। जिस दिन हम अपने हाथ में कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक में ADB के पास जाना छोड़ देंगे ना और डोनर कंट्री बनेंगे, उस दिन आप G8 में बैठना। ये फर्क है उनमें और हमारे में। ये G7 का और भारत का फर्क नहीं है, ये फर्क है डोनर कंट्री में और लोन लेने में। जिस दिन आप इस काबिल हो जाओगे, भारत इस काबिल हो जाएगा कि लोन देगा दुनिया को, जैसे कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक के थ्रू देता है, जापान ADB के थ्रू देता है और चाइना अब AIB के थ्रू देता है, या कुछ और भी ऐसे कंसोर्टियम्स हैं, जिस दिन हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम दुनिया को फीड करेंगे, उस दिन G8 में बैठना। वरना $2000 की इकोनॉमी को लेके आप $50-60,000 की इकोनॉमी के साथ बैठते हैं ना, तो आप कंपेयर मत कीजिए, फिर वो एप्पल एंड ऑरेंजेस की बात निकल के आ जाती है। तो जब तक हम डोनर कंट्री नहीं बनेंगे तब तक हमारा आत्मसम्मान नहीं होगा। आत्मसम्मान तब होता है जब हम पैसे देते हैं, हाथ ऐसे नहीं होता, हाथ ऐसे होता है। प्रोफेसर साहब, आनंद वर्धन जी। थैंक यू दिनेश जी। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सब लोगों के मन में है, लेकिन जितने ठीक ढंग से आप हम लोगों को समझा देते हैं, शायद आप प्रोफेसर ज्यादा हैं और आपका अधिकारी वाला कोटेड कम है, आप पढ़ाने में ज्यादा वो है। मैं प्रोफेसर संतोष 1-2 चीजें आपसे इसलिए पूछ रहा हूं
कि ये जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं, तो इसमें मैं फायदा क्या हो रहा है? मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, उसके बाद फिर आपसे पूछता हूं। देश में हाईवे बनते हैं, 2018 से सरकार ने कहा कि हाईवे तो बनेंगे, लेकिन हर लेन का किलोमीटर मान लिया जाएगा। तो पहले जैसे 4 लेन की हाईवे बनती थी, कहा जाता था कि 1 किलोमीटर हाईवे बनी। अब 1 किलोमीटर हाईवे बनेगी 4 लेन की, तो बोला जाता है नहीं 4 किलोमीटर बनी, और वही आंकड़ा दे दिया जाता है। अब ये तो मतलब, अब जैसे मैं स्कूल जाता था, कहां जाते हो? स्कूल जाते हो, कब लगता है? सुबह लगता है। अब वो 8 पीरियड स्कूल में लगते थे, मैं आके कहूंगे नहीं मैं 8 पीरियड, अब मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? एक तो ये मुझे आपसे जरा समझना है कि ये जो आंकड़े हैं, ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए है। आप मुझे बेवकूफ बनाए, मैं आपको बेवकूफ बनाऊं। दूसरा, भाई पेट्रोल महंगा है, टमाटर महंगा है, चीजें महंगी हैं। हम लोग जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी इस पेट्रोल और डीजल का प्राइस को कहीं ना कहीं उस पर कष्ट हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं जनता खुश है, क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं। मुझे एक चीज बता दी प्रोफेसर साहब, कि खुश होने का क्या पैमाना होना चाहिए? मतलब मैं स्पिरिचुअल खुशी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक 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 व्यक्ति जिसके 1-2 बच्चे हों और जो रहता हो, उसका कैसे, वो मतलब कौन से आंकड़ा ऐसा है कि जो सही में बताए कि नहीं वो खुश है? मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा, मगर पहला सवाल जो सरकार हमको आंकड़ों के द्वारा बहकावे में रखती है, उसका इरादा ही बहकावे में हमको रखने का है भाई, हमको भटकाने का। ये जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाने वाले हैं, ये जुमला कहाँ से आया, क्यों आया है? ये जुमला आया ही इसी वजह से है कि हम रोजगार तो पैदा कर नहीं पा रहे। जब रोजगार ही नहीं पैदा कर पा रहे, तो आप ग्रोथ रेट आप सस्टेन ही नहीं कर सकते। अब सस्टेन नहीं कर सकते तो आमदनी कहाँ से आएगी? क्योंकि बोरा साहब पूछ रहे थे ना कि अब भाई जब 2 जून की रोटी में भी दिक्कत है, तो 2 जून की रोटी तो आएगी रोजगार से ना। और दिक्कत यह है कि मैं आपको कुछ फिर से आंकड़ों से बताता हूं, और फिर मैं G7 G20 पे आऊंगा। तो बोरा साहब, आपके जो साथी हैं जिन्होंने आपको बहुत धिक्कारा, उस पर अभी आता हूं मैं। तो कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। 2004 और 14 के बीच में आनंद जी, हमारे देश की जो विकास दर थी वो 8% थी, और वो 16 के बाद निरंतर गिरी है। 8% तो हमको बहकाया गया कि जिस साल नोटबंदी हुई उस साल 8.2 हो गई, और उसी से ये साफ जाहिर हो गया कि ये विकास दर के आंकड़े जिस प्रकार से ये लोग बना रहे हैं, वो हमको हमारे देश भर में भ्रांति फैला रहे हैं, और इस भ्रांति की वजह से ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। ये रोजगार 2017-18 तक, सॉरी 2013 से 2019 तक केवल 29 लाख रोजगार पैदा हो रहा था सालाना, जबकि 75 लाख पैदा हो रहा था उस दौरान 2004 और 14 में। तो आप सोच लीजिए, रोजगार कम होगा तो आमदनी कम होगी, तो 2 जून की रोटी कहां से आएगी बोरा साहब? पहली बात। और फिर 2019 के बाद कोविड आया, तो जो बेरोजगारी 3 गुनी हो गई थी, यानी कि वो 1 करोड़ थी 2012 में, वो 3 गुनी हो गई थी 17-18 में, 3 करोड़ हो गई थी। तो कोविड के बाद तो वो और बढ़ी, लगभग 4 करोड़ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के युवा कार्यबल को में आते हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, पिछले 10-15 साल में एक बहुत बड़ा अंतर हमारे देश में ये जरूर आया है, DPEP और SSA की वजह से, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह की वजह से, कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां भी सारी पढ़ी लिखी जा रही हैं। तो अब वो जाहिर है रोजगार ढूंढेंगी, और रोजगार कहाँ ढूंढेंगे? वो कृषि में तो ढूंढेंगे नहीं। अब ये रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी नीतियां ही ऐसी हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत शुरू हुई है बोरा साहब। अच्छा, G7 G20 पे आता हूँ। मैं अभी 2 हफ्ता पहले ही एक G20 की मीटिंग में था। एक तो यही भ्रम फैला दिया गया है कि भारत के लिए बड़ा भारी सम्मान है कि हम प्रेसिडेंट हो गए G20 के।
अरे भाई, पहली बार हुए 20 साल में, हर साल नया बन जाता है। नवंबर में हमसे छिन जाएगा, वो चला जाएगा ब्राजील में, और ब्राजील से 1 साल बाद छिन जाएगा, वो चला जाएगा साउथ अफ्रीका में। खैर उसको छोड़िए, मगर क्योंकि मैं वहाँ प्रेजेंटेशन कर रहा था G20 की मीटिंग में, और करीब 15-20 देशों के जाहिर है प्रतिनिधि थे वहाँ, तो उसमें मैं तो सच ही बोलने के लिए वो मैं प्रोफेसर बना हूँ। तो उसमें ये साफ नजर आता है कि अगर प्रति व्यक्ति आय के आधार पे आप G20 के देशों को मापें, तो आप ये जान करके आप स्तब्ध रह जाएंगे कि हम एकमात्र वो देश हैं जो लो मिडिल इनकम कंट्री हैं, तो और बाकी 19 जो देश हैं, बाकी 18 जो देश हैं, वो सारे अपर मिडिल इनकम कंट्री हैं और या हाई इनकम कंट्री, G7 हाई इनकम, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और कोरिया जो है ये भी हाई इनकम है। तो 19 में से 10 हाई इनकम है, और बकाया जो 8 हैं हमारे अलावा वो सारे अपर मिडिल इनकम है। और उनमें सबसे गरीब जो देश है इंडोनेशिया, उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना है हमसे, 3 गुना हमसे। तो हम उनकी कैटेगरी में बैठे जरूर हैं उसी, मगर वो बैठ तो हम 22 साल से रहे हैं। और ये जो हमको बताया जाता है, एक और आंकड़ा, मैं आपकी वो दाम पे भी आऊंगा अभी, आंकड़ा ये बताया जाता है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया में। अरे भाई, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखो ना, हम सबसे गरीब हैं इन G20 में, ये क्यों भूल जाते हो? और चीन से हम 20 साल पीछे हैं, चीन से हम 20 साल पीछे हर मामले में। मैं आंकड़े के सहित बता सकता हूं, मगर उस पर मैं जाऊंगा नहीं। चलिए अब आ जाते हैं आपके दाम वाले मुद्दे पर। देखिए, दाम का मुद्दा बहुत गंभीर है। अभी तक तो मैं थोड़ा सा खिलवाड़ भी कर रहा था थोड़ा, मगर दाम का मुद्दा जो जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ी है, वो महंगाई दर कचोट इस वजह से ज्यादा रही है आनंद जी, क्योंकि दो चीजें सरकार में कामयाबी जरूर दिखाई है, रोजगार कम करने में और रोजगार दर को बढ़ने न देने में। तो जब रोजगार बढ़ता नहीं है तो रोजगार दर यानी कि मजदूरी, यानी कि वेज रेट, सैलरी रेट्स नहीं बढ़ती हैं, वो फ्लैट हैं पिछले 7-8 साल से। आंकड़ों सहित मैं बता सकता हूं, मगर उसमें जाऊंगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब महंगाई बढ़ती है तो वो अधिक कचोटती है। इसलिए ये वोरा साहब की जो गिला शिकवा है सरकार के संग, वो जायज है, इसी वजह से है। और आम आदमी की जो गिला शिकवा है कि अरे भाई, आप एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा रहे हो, आप पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, जिसकी वजह से आपके डायरेक्ट टैक्स एज ए शेयर ऑफ GDP कम हो रहा है, और आप क्योंकि सरकार की आमदनी कम हो रही है, तो आप उलीझ किससे रहे हो? आम आदमी से, एक तो GST द्वारा और दूसरे पेट्रोल डीजल गैस के द्वारा, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ रही है। तो ये इन सब मुद्दों पे ये हमको दो काम करते हैं, भटकाते रहते हैं। $5 ट्रिलियन, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फलाना ढिमाका, और दूसरा हिंदू मुसलमान। जी आनंद जी, हिंदू मुसलमान तो ऐसा तड़का है कि उसका कोई बात। प्रोफेसर साहब, एक चीज ऐसे ही पूछ रहा था, आप जैसे खिलवाड़, आप सही बोलने के लिए प्रोफेसर बने, लेकिन मान लीजिए आपको एक इंटरव्यू में बिठाया जाए कि जिसमें आप सिलेक्शन कमेटी में हो, तो झूठ बोलने का अगर प्रोफेसर कोई बनेगा तो क्या उसमें कोई आउटराइट कोई सिलेक्शन है आपके पास चॉइस की? उसमें कंपटीशन है काफी, क्योंकि मुझे लग रहा है कंपटीशन बहुत हो गया है देश में, झूठ बोलने में भी बहुत से लोग, अगर कोई प्रोफेसर बनने की आएगी। हमारे देश के सरकारी जो अर्थशास्त्री हैं वो सारे इसमें बहुत माहिर हैं, और मेरा हफ्ते में 1-2 दिन तो चला ही जाता है उनके आंकड़ों को ध्वस्त करने में, चाहे वो लेखों द्वारा, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, और चाहे आपके जैसे शो द्वारा। मैं क्या बताऊं, मतलब इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर रहेगा। इतनी दुखदाई स्थिति हमारे देश में। मैं 40 साल से 45 साल से इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर जिस तरीके से ये हमको पट्टी पढ़ाते हैं सुबेरे से शाम तक, गलत आंकड़ों के संग और झूठ सच और हाफ ट्रूथ्स के संग जो पट्टी पढ़ाते रहते हैं, हमारे देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ। जी,
राजीव जी, मैं आपसे एक दो बहुत बेसिक से सवाल पूछ ले रहा हूं। एक तो पूरा जब जब कोरोना के कोविड के बाद, अगर आपको याद हो, सारे लोग एक स्वर में कह रहे थे भाई कंजम्पशन बढ़ाओ, किसी तरह से इनके हाथ में डायरेक्ट पैसा दो, डायरेक्ट पैसा दोगे तो लोग खरीद वो करेंगे। लेकिन ये लोगों ने सारा जोर प्रोडक्शन पे लगाया था ज्यादा। जो मैं आपसे एक चीज बहुत बेसिक से पूछ ले रहा हूं, ये एक हैप्पीनेस इंडेक्स की तरह एक कोई आजकल एक विदेशी टर्म आया भाई, हैप्पीनेस इंडेक्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में गांधी ने एक हम लोगों को मंत्र दिया था कि कोई भी प्लानिंग करना हो देश के स्तर पे तो अंत्योदय की बात कर दी थी। अंतिम आदमी को देख लो चेहरा और उसको देख के प्लानिंग कर लो, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछ रहा हूं, देश की जो सबसे गरीब 50% जनता है, उनकी तरक्की हुई या नहीं हुई, ये नापने का कोई इंडेक्स होना है? अगर नहीं है तो कैसे आप इसको नाप? तो देश की मैं 50% जो गरीब जनता है उनकी तरक्की को कैसे नाप सकते हैं, या उनके नापने का कोई इंडेक्स भी होना चाहिए? मैं थोड़ा इस दोनों चीजों पे, जो एक तो उस समय जिद में इन लोगों ने कहा कि नहीं कंजम्पशन नहीं, हम तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और थोड़ा इस बात पे कि ये जो गरीब जनता का क्या है। देखिए, इनकम इनइक्वालिटी को नापने के लिए जिनी कोफिशिएंट होता है ना, जो आर्थिक खाई जो है उसको नापता है, राइट। तो जिनी कोफिशिएंट में कोई ऐसा, तो अगर ऑल इज वेल रहता है इंडियन इकोनॉमी में तो कमी आनी चाहिए थी, बट वैसे तो कोई कमी आई नहीं है, कोई दिखाई नहीं दी है, ठीक है। और आप जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मुझे मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई इंडेक्स है नहीं जो टॉप मतलब 50% जो बॉटम टॉप जो है, मतलब है ना, यानी सबसे गरीब 50% जो लोग हैं उनके इनकम को या ये करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो, वेलफेयर स्कीम्स पे आप कितना खर्चा कर रहे हो, जिनी कोफिशिएंट कैसे बिहेव कर रहा है ना, ये चीजें बट जिससे आप नाप सकते हो। बट मूलतः मैं दो चीजें आपके दर्शकों को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी में चेंज क्या आया है मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल में। और ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्योंकि यही मेरी नजर में यही दो पॉइंट जो है वो इकोनॉमी को लेके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि बड़ी कंपनीज जो है इंडिया में वो कंटिन्यूसली बड़ी होती चली गई है, और छोटी कंपनीज जो है या एसएमईज जो है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, वो दीज आर आइदर वैनिशिंग और दे आर लूजिंग मार्केट शेयर टू द बिगर कंपनीज। अब आपके लिए बताता हूं, क्योंकि आपने कोरोना का जिक्र किया था, क्या आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं जब भारत में लोग मर रहे थे, मतलब लाखों लोगों की जान गई, उस साल में FY21 में NSE 500 कंपनीज का कॉर्पोरेट प्रॉफिट 49% से ग्रो किया, और FY22 यानी उसके अगले साल 50% से ग्रो किया। जब लोग मर रहे हैं, जब ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज फूड दे रहे हो, वैसे समय में कॉर्पोरेट प्रॉफिट एक साल 49% का ग्रोथ शो करता है, उसके अगले साल 50% का ग्रोथ शो करता है। और ये कौन सा कॉर्पोरेट प्रॉफिट? NSE 500 कंपनीज, जो सबसे टॉप बड़ी 500 लिस्टेड कंपनीज है वो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो रही है, जहां पर बड़ी कंपनीज बड़ी होती जा रही है और छोटी कंपनीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आने वाला समय कैसा रहेगा? आने वाले समय में या तो हम इन बड़ी कंपनीज के कंज्यूमर रहेंगे, या ये बड़ी कंपनीज के हम वेंडर रहेंगे, या ये बड़ी कंपनीज के हम एम्प्लॉय रहेंगे। इंडिया भी अमेरिका की राह पे है कि 500-600 बड़ी कंपनीज जो है उसी के भरोसे पूरा देश चलेगा। यही कारण है कि वीरल आचार्य जी ने अभी रिसेंटली कहा कि भारत में जो महंगाई ऊपर है, इसके पीछे 5 से 6 कंपनी जिम्मेदार है। रिलायंस हो गया आपका, अदानी हो गया, एयरटेल हो गया, बिरला हो गया। आप इनको तोड़िए, टाटा हो गया, क्योंकि इन कंपनीज के हाथ में प्राइसिंग पावर है। आज की डेट में कंज्यूमर के हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। प्राइसिंग पावर हमारे हाथ से निकल के इन बड़ी कंपनीज के हाथ में चला गया है। तो मोदी सरकार में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि इकोनॉमी जो है, जो पहले वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, जो हम बात बोलते थे कि विदेशों में भी यदि रिसेशन आ जाए तो हम पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, डीकपलिंग की बात करते थे, क्योंकि एसएमई सेक्टर हुआ, नीचे का तबका हुआ, ये बड़ा वाइब्रेंसी में था। यहाँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था
कि अमेरिका रिसेशन में है कि नहीं है, टॉप कंपनीज को पड़ता था, इनको ज्यादा नहीं पड़ता था। पर अब जो है इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो गई, ये पहली चीज। और दूसरी जो सबसे घातक, खतरनाक, भयंकर, खौफनाक चीज हो रही है इस देश में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा है, वो है कि इंडियन इकोनॉमी का मेजॉरिटी जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये उठा के गुजरात में चले जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि भारत के 10 सबसे बड़े 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, उसमें से 5 जो हैं वो गुजरात में है। कोई इसकी बात नहीं करता। 24% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज बेसिकली बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज जामनगर, जहां से रिलायंस ही करता है। जामनगर हो गया, सूरत हो गया, आपका कच्छ हो गया। 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं 10 में से जो कि टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के। ओके, इसमें तमिलनाडु का सिर्फ एक ही है, उत्तर प्रदेश का एक ही, कांचीपुरम और बुद्धानगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, जबकि द्वारका, भरूच, कच्छ, सूरत और आपका जामनगर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात से आते हैं। तो आप ये समझिए कि इंडियन इकोनॉमी का जो भी एक्शन है फ्यूचर में, ये पूरा शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है एक ही स्टेट में, गुजरात में। मैं कुछ डिबेट्स में भी गया था, जो पॉलिटिकल डिबेट्स थी, मैंने बोला आप, जो महाराष्ट्र में भी हुआ, मैंने बोला कि आप लोग पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, बट आप इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखिए। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है कि जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज जो आवाज उठा सकती थी कि आप सेमीकंडक्टर से लेके पेट्रोकेमिकल तक के, या जो भी नए बिजनेसेस जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, उनको उठा के आप गुजरात एक एक करके क्यों लेके जा रहे हो? नागपुर के अंदर में एक टाटा बस का बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, जो उठा के बड़ौदा लेके चले गए। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ये आवाज उठा सकती थी रीजनल पार्टीज, इन्होंने रीजनल पार्टीज को ही तोड़ दिया। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अलग होंगे, बट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस देश में जो सबसे खतरनाक ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो ये है कि गुजरात का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, बट वहीं दूसरे जो भारत के प्रदेश हैं, जो दूसरे राज्य हैं, वो कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये एक असंतोष की भावना को जागृत करेगा आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि यही भाजपा के लिए ये बूमरैंग हो सकता है बहुत बड़े स्केल पे आने वाले दिनों में। जी जी राजीव जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास पैसा है, मेरे पास राम है। मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उसके बाद मैं कृष्ण मंदिर बनाऊंगा, फिर मैंने काशी विश्वनाथ बना लिया। तो आप बनाते रहिए, आप अपना पैसा ऐसा करते रहिए। पैसा ऐसा तो आने जा, मैं तो अपना आगे के सब परलोक को सुधार रहा हूं, खास करके उत्तर प्रदेश के लोग। तो इसलिए तो यही साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट इंडिया के 28 से 30% जो है ये लोकसभा सीट प्रोवाइड्स करते हैं। यदि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ से राम का नाम जपा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए, पेट भरने के लिए आपको गुजरात जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली तो आप गुजरात पे डिपेंडेंट हो गए। तो ये गुजरात पे डिपेंडेंट, पूरे भारत को, मेजॉरिटी, एक बड़े चंक को डिपेंडेंट करने का जो प्रयास चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी साजिश है। इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, कौन बात करेगा? बड़ी कंपनीज बड़ी होती चली जा रही है, ये एक पहला बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि गुजरात जो है, बस गुजरात ही गुजरात है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल स्टेटस हो, एवरीवेयर यू विल सी गुजरात। तो बाकी देश के प्रदेश कहां गए और वहां के लोग कहां गए? इस बात को समझने, ये जितनी जल्दी लोगों के समझ में आ जाएगा, उतने जल्दी देश का समान विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, असमान विकास की तरफ से। जी, मैं दिनेश जी आपसे कंक्लूड कर रहे हैं, आपकी तरफ आते हैं। एक दो चीजें मुझे इसलिए बता दीजिए कि जब आप समाज में घूमते हैं तो एक जनरल ये होता है, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं, अरे ये फ्री राशन मिल रहा है, इतने लोगों को मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। राइट टू फूड की बात नहीं है, लेकिन फ्री राशन दे रहे हैं। अरे सब किसान बहुत मस्ती में है, किसान सम्मान मिल रहा है, क्या बात है। अब ये कोई नहीं कहता है कि जितना खाद थी, जितनी सब्सिडी थी, कहीं आपने सब्सिडी कम की, कहीं दाम बढ़ाया, कहीं बोरी की जो फर्टिलाइजर की बोली थी उस थैली में केजी कम कर दिया, पैसा उतना ही रखा, उसमें माल कम कर दिया, पेट्रोल डीजल पे सेस लगा दिया, जैसा प्रोफेसर संतोष कह रहे थे। आज तक कोई ये नहीं कहता है कि 10 लाख रुपए जो बैंक का वेवर हुआ था वो आपने किसका किया, आप उसमें कौन नाम थे, नाम तक नहीं बताने को तैयार हैं।
और आप किसी भी तहसील में चले जाइए, खास करके यूपी बिहार के, एक लिस्ट तहसील के बाहर लगी रहती है नाम के साथ कि कौन कौन टुल्लू, कौन किसने पंप का डिफॉल्टर है, किसने उसका पैसा नहीं दिया, 10-50,000 रुपए 1 लाख रुपए के डिफॉल्टर की लिस्ट लगी रहती है। जैसा प्रोफेसर संतोष ने कहा, कॉर्पोरेट टैक्स को आपने घटा दिया है करीब 1,45,000 का, उससे अनुमानित आपका नुकसान होगा। इस पे कोई बात नहीं होती। मैं इस पे भी जरा आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये फ्री राशन कर रहे हैं, किसान सम्मान की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है? एक सवाल मेरा भी है थोड़ा सा दिनेश जी से ही। जी जी। एक शहरों में आमतौर पर घूमिए तो एक जो मध्यम वर्ग, जो बीजेपी का समर्थक वर्ग कहता है कि लोग गरीबी की बात कर रहे हैं। आप चले जाइए तो कारों की जो शोरूम्स है वहां पर लाइन लगी हुई है, वेटिंग भी चल रही है कारें खरीदने के लिए। सोने चांदी की दुकान में चले जाइए तो लोग जो है कतार में आए हुए हैं, जैसे लग रहा फ्री में कोई चीज बच रही है। तो गरीबी कहाँ? लोग तो देखिए इस तरह से महंगी चीजों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या चीज है, कैसे वर्क करता है, इसको भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। दिनेश जी आपसे। जी, एक्चुअली बात निकली थी कि भारत में लोगों की आय क्या है, कारें कौन खरीद रहा है, मध्यम वर्ग कैसा है, मध्यम वर्ग है कितना। हमारे एक नीति आयोग के जो पूर्व बड़े व्यक्ति थे वो तो यहां तक कह रहे हैं कुछ ही सालों में हमारी 100 करोड़ की मध्यम वर्ग हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके ऊपर हंसूं या मैं अपने आंसू बहाऊं, क्या करूं। अब मैं मध्यम वर्ग किसको कहूं अल्टीमेटली? चलिए मैं मान के चलता हूं कि जो सरकारी आंकड़े हैं, जो इनकम टैक्स के, उसी को मैं मध्यम वर्ग मान लेता हूं। जो 2.5 लाख से ऊपर है या 5 लाख से ऊपर वाले हैं। अब टोटल जो आपके पास जो रिटर्न फाइल आती है 6.5-7 करोड़ की रिटर्न्स आती हैं टोटल मिला के। अभी 2-3 साल पहले तक तो मुश्किल से 1.5 करोड़ के आसपास जो रियल टैक्स पेयर थे, बाकी सब तो जो रिटर्न फाइल करते थे वो फ्री रिटर्न फाइल हुआ करती थी, वो सिर्फ नाम के लिए होती थी। इस साल सुनने में आया कि 2 करोड़ के आसपास हो गया जिन्होंने टैक्स भरा है। अगर मैं ये कहता हूं कि वो 2 करोड़ आदमी जिन्होंने टैक्स भरा है उनकी इनकम जो है 4-5 लाख रुपए, यानी कि 40,000 रुपए महीना की जो है ये उनकी इनकम है। तो अगर वो 2 करोड़ है तो मैं उनकी फैमिली को गिन लेता हूं तो 8 करोड़ लोग बैठते हैं, तो मैं तो उस आंकड़े पे जाता हूं। अब आप ब्रजेश सिंह ने सवाल पूछा कि मध्यम वर्ग, यही मध्यम वर्ग है सर, बस पूरे भारत को। इसके अलावा जो उसको जो छोटा सेगमेंट है 2.5 लाख और 5 लाख वाला, वो भी मिला लो, जो 20-25 हजार कमाता है, वो भी मध्यम वर्गीय है। मैं उसे वैसे निम्न मध्यम वर्ग कहता हूं। यही भारत को खींच रहे हैं सर। टैक्स देने वाले भी यही है, मैं आपको कहता हूं। हालांकि जीएसटी तो सारे ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्हीं को निचोड़ा जा रहा है। वो गन्ने की मशीन देखी ना, गन्ने के रस में, उसमें अंदर डालते रहो। ये 20 करोड़ वही है, इन्हीं को अंदर डाला जाता है, और आखिरी बूंद तक जब कुछ नहीं बचता तो उसके पानी छिड़का जाता है, शायद एक आधी बूंद बचे वो भी निकाल लो। पर मध्यम वर्ग कुछ बोलता नहीं है। इस बार की जनगणना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि आपकी आय पूछी जाएगी, कितनी आय है, और जनगणना हो जाती तो आपके पास वो सारे स्लैब आ जाते थे कि ये 50 करोड़ की जनता है जो 5,000 रुपए महीने से कम कमाती है, ये 50 करोड़ का सेगमेंट है जो मुश्किल से 8,000 रुपए महीना कमाता है। तो वो सत्य बाहर आ जाता। इस सत्य को बिल्कुल कैसे रोका जाए, जो शायद राजीव ने बात कही या प्रोफेसर साहब ने बात कही, वी आर मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी। हम नहीं चाहते कोई भी डेटा बाहर आ जाए। रही बात कि क्या ये सारी कारें जो बिक रही हैं या स्कूटर बिक रहे हैं, मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, कौन खरीद कौन रहा है? हम एक चीज को नहीं पहचान पाते कि हमारे गांव खेड़े के अंदर जो हमारे किसान हैं या मजदूर हैं, जो भी हैं, वहां यातायात का कोई साधन नहीं है। उन्हें मजबूरी में एक 50, 60, 70 हजार करोड़ की मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदना पड़ता है। ईएमआई पे खरीदते हैं। ईएमआई कितनी है साहब? 3-4 साल की 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपए। उस 4,000 रुपए या 3,000 की ईएमआई पे हम ये समझे कि ये सारा का सारा वर्ग जो बहुत रिच वर्ग है, ये रिच वर्ग नहीं है साहब, ये मजबूरी के अंदर, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन ही नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस नाम की चीज नहीं है वहां पर। इस स्थिति में हम आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा छलावा है, एक डिसेप्टिवनेस है जो हम आपके सामने देख रहे हैं। मैंने बोला ना, एक और शाइनिंग इंडिया आपके सामने चल रहा है, जिसके पीछे की कालिक या काला जो एक चीज होती है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आनंद जी। भारत सरकार पिछले कई सालों से हर बजट में घोषणा करती है कि हम भारत में 75 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। पहले संख्या कम थी, वो हर साल संख्या बढ़ जाती है, लेकिन एकमात्र टेक्सटाइल पार्क जो थोड़ा बहुत चलता था, जिसका नाम तिरुपुर था, वहां 8 लाख लोग काम करते थे। आज वहां 4 लाख लोग काम करते हैं, सिर्फ 4 लाख सर।
वो आधा हो गया, ये 75 पार्क कहां खोलने जा रहे हैं? सर कहते हैं कि सपने दिखाने की भी एक सीमा होती है, कितने गिनोगे भाई? और ये भूल जाते हैं कि वही भारत के जितने कपड़ा सिलवाने वाले या बनवाने वाले लोग हैं, वो सारे आधे तो बांग्लादेश चले गए। अब दुनिया में जितना कपड़ा कंज्यूम होता है, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जानते हैं, राजीव भी जानते हैं कि उसका 28% जो शेयर है वो चाइना का है, और बांग्लादेश का इस टाइम जो शेयर 7% का है, वियतनाम 6.2% का है। अब बांग्लादेश ने टारगेट बना लिया कि मैं इसको 2027 तक तो मैं 10% कर दूंगा, और 2030 में 12% जो हिस्सा है वो मैं दुनिया की गारमेंट इंडस्ट्री का ले लूंगा। एक खास बात यहां से निकलती है सर, ये 12% तक पहुंचने का बड़ा एक सरप्राइजिंग एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर भी लेंगे, मैं आपको बताऊं। उसके अंदर जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो मैं बांग्लादेश को काफी कवर किया, काफी स्टडी किया है, कोई एक हफ्ता नहीं जाता है सर जब 2 चाइना के यूनिट, टेक्सटाइल के यूनिट सर बांग्लादेश के अंदर नहीं आते। कोई $35 मिलियन, कोई $50 मिलियन, कोई $60 मिलियन, कोई $80 मिलियन, कोई $10 मिलियन। हर हफ्ते 2 चाइना की फैक्ट्री बांग्लादेश में आती है। मैं आपको कंफर्मिटी के साथ कह रहा हूं, मैं हफ्ते में कितने बांग्लादेश में करता है आपको पता है। पिछले कई सालों मैंने बांग्लादेश को एक्सटेंसिवली कवर किया है, और मैं शेख हसीना की जो लीडरशिप है, आई कंसीडर शेख हसीना एज ए रेप्लिका ऑफ मनमोहन सिंह। वो बोलती बहुत कम है लेकिन वो करती बहुत ज्यादा है। हालांकि उनकी पॉलिटिकल जो विरोधाभास है वो अपनी जगह, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, लेकिन वहां पर ये सब हो रहा है। भारत के हमारे विरोधाभास हैं वो इस बात में देखिए कि 2014 की बात है जब हमारी पर कैपिटा इनकम $1500 थी, ये बांग्लादेश $1200 था, हमसे 20% कम थे। आज हम $2375 पे हैं, आज बांग्लादेश $2800 पे है। सर तरक्की कौन कर रहा है? $1500 से हम पहुंचते हैं $2300 पे, 50% का इंक्रीज करते हैं 9 साल में। सर ये इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता है, जो 9 साल का इन्फ्लेशन है ये उसको भी कवर नहीं करता है सर ये। इसके अलावा महंगाई का मार एक और मैं बताता हूं, जो 10 रुपए के अंदर जो एक नमकीन मिलती थी आज से सपोज करो 1-1.5 साल पहले, सपोज करो कि 10 रुपए के नमकीन के पैकेट में जो बच्चे खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, 60 ग्राम नमकीन होती थी। पैकेट अब भी 10 रुपए का है लेकिन उसमें अब 30 ग्राम नमकीन है। वो बिस्कुट का पैकेट जिसके अंदर समझो 50 ग्राम बिस्कुट होता था 5 रुपए का, आज उसके अंदर 30 ग्राम बिस्कुट है लेकिन कीमत वही 5 रुपए है। हमारी हालत ये हो गई है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन हमें माल बहुत कम मिल रहा है। एक और प्रश्न था जो मेरे दिमाग से निकल गया, आनंद जी, लास्ट में आपने पूछा था, क्या प्रश्न था? जरा दोबारा से रिपीट कर दीजिए मुझे। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो इस समय जितना भी चल रहा है उसमें 10 लाख का जो कर्जा माफी हुई है उस पे ये नाम नहीं बता रहे हैं, कह रहे नहीं हम नहीं बताएंगे कि किसकी कर्जा माफी हुई है। अरे जो उद्योगपतियों की कर्जा की बैंक का लोन वेवर हुआ है, मैं उसको आसान भाषा में बोल दे रहा था। अरे जो 10 लाख करोड़ का लोन वेवर उद्योगपतियों का हुआ है, जो बैंक ने वेव किया है, उसके लिए इनका कहना यह है कि हम इनके नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि आरबीआई की किसी धारा से ये है, नॉन डिस्क्लोजर है, उसमें उनका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन 10 लाख रुपए का वेवर तो कर दिए हैं। मैं इस पे पूछ रहा था आपसे प्रश्न। देखिए सरकार 2-3 साल पहले तक, जबकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गए थे, 12-14 लाख करोड़ तक आ गए थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सरकार को डिविडेंड नहीं मिल रहे थे। सरकार को डिविडेंड चाहिए, लेफ्ट से या राइट से हो, तो सरकार ने एक स्कीम बनाई साहब। सरकार कहती मैं काम करती हूं, मैं सारे लॉसेस इसमें से निकाल देती हूं आपकी बुक ऑफ अकाउंट में से, ये हट जाएंगे तो आपके जो भी अगले साल पैसे आएंगे उसमें से आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे डिविडेंड दे पाएंगे। सर ये कुछ नहीं है सर, ये डे लाइट रॉबरी है पब्लिक मनी की, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे छोटा सा, कि भारत की जनता को जैसे पेट्रोलियम में फायदा दिया जा सकता है। हमारे प्रोफेसर साहब तो बहुत ज्ञानी हैं और राजीव रंजन जी भी बहुत ज्ञानी हैं। सर हमारी अपनी कंपनी है जो 20% पेट्रोलियम पैदा करती है, क्रूड ऑयल पैदा करती है, जिसका नाम है ओएनजीसी। जब दुनिया के अंदर $100 पे हम चीजें खरीदते रहे थे, अब $75-80 पे हम खरीद रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वही हमारी ओएनजीसी आज भी $20-30 के ऊपर क्रूड प्रोड्यूस कर रही है सर, आज भी। कुछ लोग कहते हैं 40 तक आ गए हैं, लेकिन हमें कभी उस 20% प्रोडक्शन का ऑफसेट नहीं दिया गया, हमें कभी फायदा नहीं दिया। आप जनता को उस चीप ऑयल को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट हमको दे दें।
और आज जबकि हम $60 के ऊपर हम रशिया से खरीदते आए हैं और अब हम मजबूर हो गए कि उसकी पेमेंट युआन में कर रहे हैं, मजबूर होके, क्योंकि पहले हम नहीं चाहते थे। सर, हमको उसका फायदा भी नहीं है। आज भी हम $100 का जो रेट का जो क्रूड है उसके बराबर के मैं मुंबई के अंदर 106 रुपए 50 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल खरीदता हूं सर, 106 रुपए 50 पैसे का सर प्रतिदिन। ये मेरी कंडीशन है आज की डेट में। तो मैं आपको बताइए, डे नाइट मेरी रॉबरी हो रही है और सरकार ने घोषणा की। अभी मैं एक इकोनॉमिक चैनल देख रहा था परसों, कहते हैं रिकॉर्ड प्रॉफिट होना जा रहा है इस साल पेट्रोलियम कंपनियों का। सर हमारे माफी के साथ कंक्लूड करिएगा मेरा। हाँ, मैं कह रहा हूं कंक्लूड करिएगा। कंक्लूजन मेरा यही है कि सरकार आज की डेट में ज्यादा टैक्स लेके मुनाफाखोरी कर रही है। जनता वही है, जनता के पास इनकम वही है और जनता के पास जो उसकी पॉकेट में है वो भी सरकार सोचती है कि मैं अपना खजाना भर लूं। बस जनता को सरकार को अपना खजाना भरना है। सरकार का वो वेलफेयर नहीं सोच रही है। सरकार जो है जनता का वेलफेयर नहीं सोच रही है, सरकार जनता का फेयरवेल सोच रही है। मैं इस तरह से आपको कंक्लूड करता हूं सर। वेलफेयर और फेयरवेल का रास्ता ये समझ में आ रहा है। मेरा एक आग्रह मनुष्य जी आपसे, एक मनुष्य जी हमारे दर्शक हैं, आप एक ही मैसेज को 5-5 6-6 बार रिपीट करते हैं। अगर कोई कंडक्ट कर रहा है और अगर इसको एंगेज करना चाहता है तो आप इस चर्चा में कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि एक बार एक वो कर दीजिए, उसके बाद ठीक है आप फिर उसी चीज को। मैं एक चीज कह के कंक्लूड करूंगा। दिनेश जी, जो आपने बताया ना कि बिस्किट में कमी और दाल मोठ में कमी, और एक ऐसी चीज कर दी गई है कि इन्होंने वही बदल दिया है। रिलायंस ने महीने को 28 दिन का कर दिया है, बिलिंग साइकिल ऑफ 28 डेज। प्रीपेड फोन जितना सब 28 दिन, साल में 12 महीने की जगह 13 महीना कर दिया। जेब ऐसी काटी कि किसी को पता ही नहीं लगा। 28 वो जो प्रीपेड का जो पूरी साइकिल है उसको 28 दिन कर दिया, सबकी जेब भी कट गई। सब लोग बहुत खुश है कि वाह वाह 28 दिन का कितना बढ़िया प्रीपेड साइकिल है, महीने का नहीं है। आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संतोष, दिनेश जी, राजीव जी, ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच।